जय हिंद साथियों आज हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है। क्या चीकाता कहा जाता है, या भाकरी कहा जाता है, क्या दाजिया कहा जाता है, या सांसिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है बताइए आप। तो उसका जो राइट आंसर वो है दजिया। क्या है राइट आंसर है दजिया। ठीक है, हम बात करें अगर मैदानी भाग की, तो मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। और अगर हम बात करें कि पहाड़ी क्षेत्र में, कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है भील जनजाति द्वारा उसे ची माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ची माता कहा जाता है। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है उसको ची माता, और मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है भील जनजाति द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि तलवार बंदाई क्या थी। तलवार बंदाई क्या थी। क्या युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिकों की कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान, क्या विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, क्या नवनिपुण सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाना, या नए जागीरदार की गद्दी छीनने के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी युद्ध। तलवार बंदाई क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नए जागीरदारों की गद्दी छीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी युद्ध, ये तलवार बंदाई के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जनजाति जो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र गुदवाने की प्रवृत्ति रखती है, तो वह कौन सी जनजाति है जो अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। तो क्या भील जनजाति है, क्या कंजर जनजाति है, क्या सासी जनजाति है, या गरासी जनजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भील। कौन सी जनजाति, भील जनजाति अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं वो गुदवाने का कार्य करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदावत, कुमावत, जोधावत, पत्रावत, मेड़तिया किस राजपूत वंश के उपकुल हैं। उदावत, कुमावत, जोधावत, पत्रावत, मेड़तिया ये किस राजपूत कुल वंश के कुल उपकुल हैं। क्या कछुआ राजवंश के हैं, क्या चौहान राजवंश के हैं, क्या राठौड़ राजवंश के हैं, या पटियाला राजवंश के हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राठौड़ राजवंश। कौन सा राजवंश, राठौड़ राजवंश के उपकुल हैं उदावत, कुमावत, जोधावत, पत्रावत, मेड़तिया ये सभी राठौड़ राजवंश के उपकुल हैं। अब हम देखते हैं कि जनजातियों की संख्या की दृष्टिकोण से किस जनजाति का राजस्थान में द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान बताना है अपन को। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि जनजातियों की संख्या की दृष्टिकोण से किस जनजाति का राजस्थान में द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान बताना है अपन को। क्या भील जनजाति है, क्या गरासी जनजाति है, क्या मीणा जनजाति है, या सासी जनजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भील जनजाति। ऑप्शन ए, भील जनजाति का राजस्थान में जनजातियों में द्वितीय स्थान है। अगर हम बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान किसका है, तो मीणाओं का है। किसका है, मीणाओं का प्रथम स्थान है राजस्थान में जनजातियों में। ठीक है, और सेकंड स्थान भीलों का है। अब हम अगर बात करें कि 12 जिले में किस अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है। 12 जिले में किस अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है। क्या भील का है, क्या गरासिया का है, क्या कथोड़ियों का है, या शहरियों का है। हम बात करें 12 जिले की, तो 12 जिले में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सहरिया जनजाति। ऑप्शन डी, सहरिया जनजाति। हम अगर सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो सहरिया जनजाति 12 जिले की 2 तहसीलों में मुख्य रूप से निवास करती है। एक तो है किशनगंज, किशनगंज, और एक तहसील है शाहबाद। कौन सी, शाहबाद तहसील। किशनगंज और शाहबाद में हम कह सकते हैं कि 99% जो सहरिया है वो 12 जिले की सिर्फ 2 तहसीलों में निवास करती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनेऊ संस्कार का संबंध किससे है। जनेऊ संस्कार का संबंध किससे है। क्या यादवों से है, क्या ब्राह्मणों से है, क्या भीलों से है, या मेवों से है। जनेऊ संस्कार, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मणों से। जनेऊ संस्कार का संबंध किससे है, ब्राह्मणों से। हम अगर बात करें कौन सी जाति जनपद युग में राजस्थान में विद्वान नहीं थी। कौन सी जाति जनपद युग में राजस्थान में विद्यमान नहीं थी। क्या मालव नहीं थी, क्या योद्धेय थी, क्या सीवी थी, या हुण थी। तो कौन सी जाति जनपद युग में राजस्थान विद्यमान नहीं थी, यानी मौजूद नहीं थी। विद्यमान का अर्थ होगा मौजूद। ठीक है, मौजूद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हुण। कौन सी जाति थी, तो हुण थी। बाकी मालव, योद्धे और सीवी ये जो जनपद युग था उसमें विद्यमान थी या मौजूद थी। ठीक है, और हुण बाद में आए थे। हम अगर बात करें कि राजस्थान में डाकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस जिले में लगाई गई थी। राजस्थान में डाकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस जिले में लगाई गई थी। क्या बीकानेर में लगाई गई, क्या जयपुर में, क्या कोटा में, या उदयपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उदयपुर। क्या है इसका राइट आंसर,
तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। यहाँ पर डाकनी प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी उदयपुर में। अब अगर हम बात करें कि सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहाँ इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था। सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहाँ इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था। क्या 1856 में उदयपुर में, क्या 1848 में कोटा में, क्या 1822 में बूंदी में, या 1844 में जयपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1822 में बूंदी में। 1822 में बूंदी में सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई थी तो गैरकानूनी घोषित किया गया था, तो किया गया था 1822 में बूंदी में। अगर हम बात करें कि इसका सरकारी अध्यादेश के द्वारा 1822 में तो जो राजा थे वहाँ के तत्प्रधान, उन्होंने इस पर रोक लगाई थी 1822 में तो बूंदी में तो। और अगर हम बात करें सरकारी अध्यादेश यानी सरकार द्वारा कब बंद किया गया था सती प्रथा को, तो सती प्रथा के लिए सरकारी अध्यादेश आया था 1829 में। कब आया था? 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। और एक किस समय आया था? इस समय भारत का जो विलियम था वो कौन था? तो इस समय भारत का जो विलियम था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया या बंद किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी में इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 1833 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। 1833 में कन्यावध को गैरकानूनी कब घोषित किया गया? 1833 में। गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? क्या कोटा को, क्या बूंदी को, सिरोही को, क्या पाली को, या बारा को। तो कौन सी है दोस्तों? कोटा, सिरोही, पाली या बारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कोटा रियासत। कौन सी रियासत? तो कोटा रियासत में कन्यावध को सर्वप्रथम गैरकानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? कोटा रियासत में। अब अगर हम बात करें कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। क्या जगत सिंह ने किया था, क्या सवाई जय सिंह ने किया था, क्या जसवंत सिंह ने किया था, या राव राम सिंह ने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राव राम सिंह। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, राव राम सिंह ने राजपूताने में सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा पर मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। क्या कालबेलिया और मीणा में पाई जाती है, क्या सासी और राजपूत में पाई जाती है, या गरासिया और सहरिया में पाई जाती है, या भील और मीणा में पाई जाती है। तो डाकन प्रथा, कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा मूल रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भील और मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? ऑप्शन डी, भील और मीणा जनजाति में डाकन प्रथा मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर हम बात करें कि अमरशाही किसका नाम है। अमरशाही क्या नृत्य का नाम है, क्या जूतों का नाम है, क्या गहनों का नाम है, या पगड़ी का नाम है। तो अमरशाही, तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अमरशाही जो है ये पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है? पगड़ी का प्रकार है। दोस्तों क्या है कि जो राजस्थान में राजपूतों ने शासन किया है, तो राजपूतों ने जैसे अमरशाही, भीमशाही, अखेशाही, स्वरूपशाही, रूपशाही आदि अनेक प्रकार की जो पगड़ियाँ हैं ये वहाँ के जो स्थानीय जो शासक थे उनके नाम पर पड़ी थी। उनका जो एक विशेष प्रकार का जो पगड़ी बांधने का अंदाज होता था वो उन राजाओं के नाम से ही पगड़ियों के नाम प्रचलन हो गए राजस्थान में, ठीक है। तो जैसे अमरशाही किसका रूप है? तो पगड़ी का रूप है। जैसे भीमशाही, अखेशाही, स्वरूपशाही ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं। हम अगर बात करें कि प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र कौन सा है? क्या केसरिया है, या पीला है, या पोमचा है, या लहरिया है। प्रसूता द्वारा, तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पोमचा। ऑप्शन सी, कौन सा? पोमचा प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। क्या है? पोमचा प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। हम बात करिए अगर कि पोमचा की, तो पोमचे के दो प्रकार हैं। एक तो है पीला पोमचा। कौन सा पोमचा? पीला पोमचा। और एक है गुलाबी पोमचा। कौन सा? गुलाबी पोमचा। हम बात करें पीले पोमचे की, तो पीला पोमचा पुत्र जन्म के अवसर पर पहना जाता है, और गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म के अवसर पर पहना जाता है। और ये पोमचा जो प्रसूता होती है उसके पीहर पक्ष की तरफ से भेजा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में समस्त रियासतों में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया था। राजस्थान में जो समस्त रियासत है मतलब संपूर्ण राजस्थान में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित कब कर दिया गया था, ठीक है।
क्योंकि कन्यावध की जो शुरुआत है वो तो 1833 में हुई थी। लेकिन हम बात करें कि समस्त रियासतों में कन्यावध को पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित कब किया गया था, कि 1851 में किया गया, या 1881 में, या 1852 में, या 1860 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1851, ऑप्शन ए 1851 में राजस्थान में समस्त रियासतों में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके आपको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।